हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। आज हम पैट का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं और इस पैट में सबसे पहले हम जीके का पोर्शन देखते हैं। आपको जो पैट का सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट यूट्यूब पर निःशुल्क करवाया जाएगा। आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। आइए देखते हैं, हम टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हमें जो टॉपिक कवर करना है वो टॉपिक है हमारा गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य की हम स्टार्टिंग करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कला और संस्कृति से भी क्वेश्चन आते हैं। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक आदिपुरुष भी पूछा जाता है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी पूछा जाता है। गुप्त साम्राज्य में जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक हुआ है वो भी पूछा जाता है। तो आइए इस एक खूबसूरत टॉपिक की शुरुआत करते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? गुप्त साम्राज्य की या गुप्त वंश की। ये जो गुप्त वंश है ये मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद आता है। अगर मैं बात करूं इससे पहले जो बड़े भूभाग पर शासन कर चुका है, जो पूरे भारत पर जिस वंश ने शासन किया है वो वंश हमने पढ़ा था मौर्य वंश। कौन सा वंश पढ़ा था? मौर्य वंश। और मौर्य वंश के अगर मैं संस्थापक की बात करूं तो इसका संस्थापक किसको कहा जाता है? इसका संस्थापक है चंद्रगुप्त मौर्य। किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगर मैं बात करूं ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है इसके बाद इसका जो बेटा है वो शासक रहा और उसके बाद कौन रहा? अशोक। यानी कि अगर हम मैं बात करूं ये जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, इसका लड़का फिर बिंदुसार होता है। बिंदुसार ने ज़्यादा कुछ लाइफ में किया नहीं है, लेकिन इसके बाद जो अशोक आएगा वो महान शासक है। यानी सम्राट अशोक, जिसके नाम से पहले स्वतः ही लग जाता है सम्राट या महान शासक। अगर हम बात करें मौर्य वंश के पतन के बाद कौन से साम्राज्य का उदय होगा या कौन से वंश का उदय होगा? गुप्त वंश का। मैं बात करूं यहाँ पे मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक जिसका नाम था बृहद्रथ। क्या नाम था? बृहद्रथ। अगर मैं बात करूं बृहद्रथ, ये जो अंतिम शासक था इसकी हत्या इसके सेनापति ने कर दी और इसके सेनापति का नाम क्या था? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग ने जब इसकी हत्या कर दी तो हुआ क्या कि मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, मौर्य साम्राज्य खत्म हुआ और इसके बाद जो भारत है पुनः छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। और इसके बाद संपूर्ण राजनीतिक सत्ता का जो एकीकरण होता है वो गुप्त वंश में आके होता है। लगभग 500 से 550 साल का जो समय होगा वो अंधकार युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोई ऐसा शासक नहीं आया। भारत में शासक तो अनेक हुए लेकिन ऐसा शासक कोई नहीं आया जिसको हम याद रखें या जिसको किताबों में लिखा गया हो। कोई सिक्वेंस नहीं मिलेगा। इसके बाद जो सिक्वेंस हमें मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? गुप्त साम्राज्य। आइए गुप्त साम्राज्य की बात करते हैं। गुप्त साम्राज्य में अगर हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक या आदि पुरुष किसको कहा जाता है? तो गुप्त साम्राज्य का संस्थापक की अगर मैं बात करूं, संस्थापक, तो किसका नाम आता है? श्रीगुप्त का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। इसने 240 ईस्वी में 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की थी। अब इसका जो पुत्र हुआ, इसके पुत्र का नाम क्या था? इसका पुत्र का नाम था घटोत्कच। क्या नाम था? घटोत्कच। अब घटोत्कच और ये जो श्रीगुप्त है इनके नामों का उल्लेख गुप्त वंशावली के अलावा कहीं नहीं मिलता। और यही कारण है कि इनको हम वास्तविक संस्थापक के रूप में नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि अगर पूछा जाए गुप्त वंश का संस्थापक तब श्रीगुप्त आंसर होगा, या फिर गुप्त वंश का इसको हम और किस नाम से जानते हैं? इसको हम संस्थापक कह सकते हैं और इसे हम क्या कह सकते हैं? गुप्त वंश का आदि पुरुष। अगर आदि पुरुष पूछा जाए तब भी क्या होगा? श्रीगुप्त। इसने जो सिक्के चलाए उस पर जो लिखा मिला वो श्रीगुप्त से लिखा हुआ मिला। अगर मैं इन दोनों शासकों की बात करूं तो इन्होंने जो उपाधियां धारण की वो महाराजा की उपाधि धारण की थी, और महाराजा की उपाधि उस समय सामंतों के द्वारा धारण की जाती थी। अब सेकंड क्वेश्चन हमारा बनता है कि ये जो गुप्त हैं ये गुप्त कौन थे? गुप्त कौन थे? तो हमें क्या बताना है? ये कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। कौन थे? कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। सामंत का मतलब क्या है? सामंत का मतलब सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रशासक। सामंत हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। कौन थे ये? कुषाणों के सामंत हुआ करते थे। अगर मैं बात करूं इस सामंत का जो अर्थ है वो अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ हमें ध्यान रखना है सीमावर्ती, सीमावर्ती
क्षेत्रों के प्रशासक, सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रशासक क्या कहा जाता था? सामंत कहा जाता था। इतनी बात क्लियर हो गई। अब ये सामंत किसके थे? कुषाणों के। उस समय क्या था कि जो भारत था वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया, और उत्तर में जो सामंत जो यहाँ पे शासन जो कर रहे थे वो कुषाण लोग कर रहे थे, जबकि दक्षिण में जो शासन कर रहे थे वो दक्षिण में कौन कर रहे थे? उत्तर में कुषाण कर रहे थे। अगर मैं दक्षिण की बात करूं तो दक्षिण में जो शासन जो कर रहे थे वो सातवाहन वंश लोग ये भी कर रहे थे, और अन्य छोटे छोटे वंश थे ये लोग शासन कर रहे थे। तो कुषाणों के यहाँ जो सामंत थे उन्होंने ही अपना एक अलग वंश का स्थापना कर दी, और ये वंश जो कहलाया वो गुप्त वंश कहलाया। अब हुआ क्या, इन्होंने अपनी लाइफ में ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं किया कि इतिहास इनको याद रख पाता। हालांकि केवल गुप्त वंशावली में है, इनका और उल्लेख किसी भी स्थान से नहीं मिला है, किसी भी स्रोत से नहीं मिला है। और इतिहास में हम उन्हीं विषय को शामिल करते हैं जिनके सेम प्रूफ, एक जैसे जो आंसर हैं या एक जैसी बातें हैं वो एक से अधिक स्थानों से मिली हों या एक से अधिक साक्ष्यों से मिली हों। तो इनका जो उल्लेख है वो केवल और केवल गुप्त वंशावली से है। लेकिन जो तीसरा शासक आएगा वेरी इंपॉर्टेंट, उसको आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, इनकी उपाधि की बात करूँ, तो उपाधि इन लोगों ने जो प्राप्त की थी वो उपाधि कौन सी थी? महाराजा की। कौन सी उपाधि थी? महाराजा। और ये महाराजा की जो उपाधि थी ये उपाधि अधीनस्थ शासकों के द्वारा प्राप्त की जाती थी, यानी ये किसी के अधीन थे। दूसरी बात अगर हम बात करें कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, इंपोर्टेंट करके इसको लिख लेना, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। अगर मैं गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक की बात करूं तो नाम किसका आता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। क्या नाम होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। अगर मैं चंद्रगुप्त प्रथम की बात करूं तो इसे क्या कहा जाता है? गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक। इसका जो उल्लेख मिला है वो गुप्त वंशावली से तो मिला ही है, इसके साथ साथ सिक्के हैं उनसे भी इनका उल्लेख मिला है, इसीलिए इसको गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन आप फिर सुनिए, अगर गुप्त वंश का संस्थापक या आदि पुरुष पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? श्रीगुप्त। अगर गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो इसकी उपाधि आपको ध्यान रखना है, टाइटल को ध्यान रखना है, महाराजा धिराज। कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? महाराजा, महाराजा धिराज की। अब देखो महाराजा धिराज की उपाधि से क्या मतलब निकलता है? ये जो महाराजा धिराज की उपाधि है ये स्वतंत्र शासकों के लिए प्रयोग की जाती थी, यानी ऐसे शासक जो स्वतंत्र हैं, जो किसी के अधीन नहीं है, वो कौन सी उपाधि उस टाइम धारण करते थे? महाराजा धिराज की। और महाराजा की जो उपाधि है वो अधीनस्थ शासकों के द्वारा उस समय धारण की जाती थी। इतना टॉपिक हमारा क्लियर हुआ। आगे अगर हम देखते हैं, इसमें देखें, चलो इसको देखते हैं थोड़ा। गुप्त वंश जो शुरू हुआ वो 340 से, और किसने शुरू किया? श्रीगुप्त ने शुरू किया था। इसे क्या कहा जाता है? गुप्त वंश का संस्थापक या आदि पुरुष के नाम से हम जानते हैं। अगर पूछा जाए गुप्त वंश का सबसे महान शासक तो आंसर क्या देना है? समुद्रगुप्त। अगर पूछा जाए गुप्त वंश का राष्ट्रीय प्रतीक क्या था तो आंसर क्या देना है? गरुड़। गुप्त कौन थे? तो कुषाणों के सामंत थे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उस क्वेश्चन को आप सुनिए। किस काल को स्वर्णिम काल या स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो आंसर क्या होगा? गुप्त काल। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इस समय यहाँ पे क्या हुआ है? गुप्त काल में कला, साहित्य, संस्कृति और विज्ञान का सर्वाधिक विकास हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गुप्त काल का। गुप्त काल को स्वर्णिम काल या स्वर्ण काल के नाम से हम जानते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें गुप्तों के वर्ण की, तो गुप्तों के वर्ण में अगर हम देखें तो चंद्र गोमेन के चंद्र व्याकरण में क्या कहा गया है? गुप्तों को शूद्र कहा गया है।
चंद्रगोमन के चंद्र व्याकरण में गुप्तों को क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। अगर हम बात करें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया, तो चंद्रगोमन के चंद्र व्याकरण में शूद्रों के, इसके चंद्रगुप्त प्रथम के लिए कार्यस्कर शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ भी क्या होता है? शूद्र होता है। अगर हम बात करें वज्जिका की कीर्ति कौमुदी में, तो वज्जिका की कीर्ति कौमुदी में गुप्तों के लिए जट अथवा जाट शब्द का प्रयोग किया गया है, और ये शब्द किसके अंतर्गत आता है? शूद्रों के अंतर्गत आता है। अगर हम बात करें जो आधुनिक इतिहासकार हैं उनमें नाम आता है रोमिला थापर, अंतेकर, एलन। तो इन्होंने गुप्तों को क्या कहा? वैश्य कहा है। अगर मैं बात करूं केपी जायसवाल की, तो केपी जायसवाल ने गुप्तों के लिए क्या कहा? शूद्र कहा। और अगर मैं देखूं रमेश चंद्र मजूमदार यानी आरसी मजूमदार और गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा, तो इन्होंने गुप्तों के लिए क्षत्रिय बताया है। जबकि अगर हम हेमचंद्र राय चौधरी की बात करते हैं तो ये इन्हें क्या बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी इसको क्या बताते हैं? ब्राह्मण बताते हैं। आगे अगर हम देखें इसमें कौन कौन सी बातें और हमें ध्यान रखनी है, अगर मैं यहाँ पे देखूं वेरी इंपॉर्टेंट बातें जो एग्जाम के अंदर बार बार पूछी गई हैं, बार बार पूछी जा रही हैं, उनको आप सुनिए। अगर हम यहाँ पे देखें कला, विज्ञान, साहित्य या साहित्य का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। पहला क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, क्या कला, विज्ञान, साहित्य का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? गुप्त काल को। दूसरा, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? तो अकबर के समय को। किसको कहा जाता है? अकबर के समय को। अकबर के समय को। अगर हम बात करें संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल, तो गुप्त काल को ही कहा जाता है। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण काल किसको? गुप्त काल को कहा जाता है। और अगर हमसे पूछा जाए स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, तो किसके समय को कहा जाता है? शाहजहां के समय को। और चित्रकला का स्वर्ण काल पूछा जाए तो आंसर अपना क्या होगा? जहांगीर के समय को। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त प्रथम, देखिए चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त काल का वास्तविक संस्थापक इसको कहा जाता है, और इसके बारे में हमें क्या क्या ध्यान रखना है वो बातें आप सुनिए। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी में शासक बनता है, इसका राज्याभिषेक होता है, और 9 मार्च 319 को जैसे ये गद्दी पर बैठता है, ये एक संवत का प्रारंभ करता है जिसे गुप्त संवत कहा जाता है। गुप्त संवत कब शुरू हुआ? 9 मार्च 319 ईस्वी को शुरू हुआ है। अगर हम देखें गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, तब भी आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। और इसने उपाधि कौन सी धारण की थी? तो अभी मैंने बताया था महाराजा धिराज की उपाधि धारण की। महाराजा धिराज का अर्थ ऐसा शासक जो स्वतंत्र हो, किसी के अधीन शासन नहीं करता हो। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि गुप्त काल में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए, तो आंसर क्या होगा? चंद्रगुप्त प्रथम। अगर क्वेश्चन पूछा जाए गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, सबसे अधिक प्रकार के सिक्के जारी करने वाला शासक कौन था, तो समुद्रगुप्त। अगर आपसे पूछा जाए गुप्त काल का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक, तब आंसर क्या होगा? समुद्रगुप्त। अब ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, ये शासक है, इसे वास्तविक संस्थापक कहा गया। क्यों कहा गया? कि इसका उल्लेख गुप्त वंशावली के अलावा अन्य स्रोतों से भी मिलता है। दूसरी बात अगर हम देखें, इसका एक संबंध जो इम्पोर्टेंट है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि ये इतना प्रचलित क्यों हुआ, विख्यात कैसे हो गया, तो बात ये है कि ये जो चंद्रगुप्त प्रथम है, ये क्या काम करता था? स्कूल जाता था, कॉलेज जाता था। और जब ये कॉलेज जाता था तो कॉलेज में पढ़ने एक लिच्छवी वंश की राजकुमारी आती थी। ये चंद्रगुप्त प्रथम की नज़र किस पे पड़ी? लिच्छवी वंश की राजकुमारी, जिसका नाम क्या था? कुमार देवी। और इस पे जैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम की नज़र जैसे ही इस पे पड़ती है, तो ये क्या काम करता है? अपने दोस्तों से पूछता है। 2-4 दिन तो इसके चक्कर लगाए, इसके बाद ये अपने दोस्तों से पूछता है कि ये कौन है। इसके दोस्त से बताते हैं ये लिच्छवियों की छोरी है, इसकी तरफ मत देखना, इसके 7 भाई हैं, और ये इससे आपको बोलना ठीक नहीं है, आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। होगा ये, चंद्रगुप्त प्रथम ने कहा अपने दोस्तों से कि आप साइड हो जाइए और मुझे इसे देखने दो। अब चंद्रगुप्त प्रथम है वो इस कुमार देवी के कॉलेज के अंदर ही क्या करेगा? चक्कर लगाना शुरू कर देगा। और जैसे ही चक्कर लगाएगा तो आदमी जब चक्कर लगाता है तो फल तो मिलता ही है। होगा क्या? रिजल्ट जो निकल के आएगा वो रिजल्ट आएगा कि जो चंद्रगुप्त प्रथम है ये कुमार देवी से क्या कर लेगा? विवाह कर लेगा।
और चंद्रगुप्त प्रथम ने कुमार देवी से विवाह कर लिया। और जैसे ही एक निर्बल सा शासक, एक निर्बल सा राजा, जैसे ही एक शक्तिशाली, उस समय भारत का जो सर्वाधिक शक्तिशाली वंश है लिच्छवी वंश, उससे जब वैवाहिक संबंध स्थापित करेगा तो सुबह ही सुबह ये न्यूज अखबारों में खबर छप जाएगी और इस चंद्रगुप्त प्रथम को दुनिया पहचानने लगेगी। तभी से अब देखो, इसने जो शादी इससे की, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली? तो इसकी जानकारी हमें जो मिलती है, चंद्रगुप्त प्रथम ने सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए? सोने के सिक्के चलाए। और सोने के सिक्कों में अगर एक साइड हमने देखें तो एक साइड चंद्रगुप्त प्रथम लिखा हुआ है और दूसरी साइड कौन लिखा हुआ है? कुमार देवी। इससे ये बात सिद्ध होती है कि लिच्छवी वंश, जो वंश की जो राजकुमारी है कुमार देवी, इसका विवाह किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त प्रथम के साथ हुआ। गुप्त वंश में सर्वाधिक प्रकार के सोने के सिक्के चलाने वाला समुद्रगुप्त। और गुप्त काल में सबसे पहले सोने के सिक्के चलाने वाला शासक कौन है? चंद्रगुप्त प्रथम, उपाधि महाराजाधिराज की। और अगर पूछा जाए कि गुप्त संवत को शुरू करने वाला, तो चंद्रगुप्त प्रथम 9 मार्च 319 ईस्वी को शुरू करता है। आज इस टॉपिक को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे और उस टॉपिक में हमें पढ़ना है समुद्रगुप्त को। तब तक आप इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।